लीजिए सुनिए। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी भक्षक रक्षक, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दोपहर का समय था। पंडित चंद्रकांत सर्राफ अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। थोड़ी ही दूर पर उनका एक सहकारी भी विराजमान था। एक बगल में उनका एक नौकर भी बैठा था। चंद्रकांत की दुकान पर अनेक प्रकार की सोने चांदी की तैयार वस्तुएं बिकती थीं। पंडित चंद्रकांत जम्हाई लेकर बोले, आज बड़ा सन्नाटा है। सहकारी बोला, अब धूप कुछ तेज होने लगी है, इसलिए दोपहर में आदमी नहीं निकलते। हाँ, ये बात तो है, चंद्रकांत ने कहा। दोनों मौन हो गए। समय काटने के लिए चंद्रकांत ने एक बही उठा ली और उसके पन्ने उलटने लगे। कुछ समय इस प्रकार बीतने के पश्चात सामने से स्त्री पुरुष का एक जोड़ा आता दिखाई पड़ा। दुकानों की ओर ताकते हुए वे दोनों चंद्रकांत की दुकान के सामने आए। दुकान के सन्मुख आकर दोनों ठिठक गए। शोकेस में लगे हुए सामान को कुछ देर ध्यानपूर्वक देखने के पश्चात दोनों ने धीमे स्वर में कुछ बात की। चंद्रकांत ने बही पर से दृष्टि उठाकर उनकी ओर देखा। स्त्री की वयस 20-22 वर्ष के लगभग थी। गोरी चिट्टी, नाक नक्शे से दुरुस्त तथा रिष्टपुष्ट। पुरुष की वयस 40 के लगभग होगी। सांवला रंग, कद नाटा, शरीर का पतला, कोट पैंट कॉलर नेकटाई से लैस। स्त्री बैंगनी रंग की बनारसी साड़ी और उसी कपड़े का जंपर तथा पैरों में सैंडल पहने थी। पुरुष ने आगे बढ़कर चंद्रकांत से पूछा, साड़ी पिन है? हाँ, ऊपर आ जाइए। आगे आगे स्त्री और पीछे पुरुष। दोनों दुकान पर चढ़कर अंदर आ गए। पुरुष तो खड़ा रहा, स्त्री कुर्सी पर बैठ गई। चंद्रकांत ने एक बड़ा बक्स खोलकर स्त्री के हाथ में दे दिया। इस बक्स में अनेक डिजाइन तथा मूल्य की साड़ी पिनें लगी हुई थी। स्त्री कुछ क्षण तक उन्हें देखकर पुरुष से बोली, जरा देखो। मैं क्या देखूं? जो तुम्हें पसंद हो वो ले लो। कुछ सलाह तो दो। पसंद में सलाह का क्या काम? ये कहकर पुरुष चंद्रकांत की ओर देखकर किंचित मुस्कुराया। चंद्रकांत भी मुस्कुरा दिए और बोले, ठीक कहा आपने। स्त्री एक पिन की ओर संकेत करके पुरुष से बोली, ये पिन अच्छी है। पुरुष पिन की ओर देखकर बोला, मुझे तो सभी अच्छी लगती हैं। स्त्री ने चंद्रकांत से पूछा, इसके क्या दाम है? चंद्रकांत ने पिन में लगा हुआ छोटा सा टिकट देखकर कहा, 25 रुपया। गिनी गोल्ड का है? पुरुष ने पूछा। हाँ, बीच में जो सफेद नगीना है वो पुखराज का है। पुखराज तो पीला होता है, स्त्री ने कहा। चंद्रकांत शिष्टतापूर्वक हंसकर बोले, पीला भी होता है और सफेद भी। मैं तो हीरा समझी थी, स्त्री ने कहा। इतना बड़ा हीरा होता तो इस पिन के दाम 200 रुपये होते। अच्छा, तो इसे ही निकाल दीजिए, यही ले लिया जाए। अंतिम वाक्य स्त्री ने पुरुष की ओर देखकर कहा। ठीक है, चंद्रकांत से वो बोला, दाम कुछ कम कर दीजिए। बिल्कुल एक दाम है, हमारे यहां मोल तोल नहीं होता। चंद्रकांत ने पिन निकालकर एक छोटी डिब्बी में रखते हुए कहा। पुरुष ने जेब से मनी बैग निकाला और 25 रुपये गिनकर चंद्रकांत को दिए। चंद्रकांत ने रसीद दी। दोनों विदा हुए। पंडित चंद्रकांत जवान आदमी है। वयस 30-32 वर्ष के लगभग है। चंद्रकांत उन्हीं जैसे चरित्र के लोगों में रंगीली तबीयत के आदमी प्रसिद्ध हैं। शरीफाना ढंग से पर स्त्री तथा वैश्यगमन करने वाले को कुछ लोग रंगीली तबीयत का आदमी कहते हैं। पंडित चंद्रकांत इसी ढंग के रंगीले आदमी हैं। संध्या का समय था। पंडित चंद्रकांत अपनी दुकान पर विराजमान थे। इसी समय उनके एक घनिष्ठ मित्र, जो उन्हीं के समान रंगीले थे, आए। चंद्रकांत मुस्कुराकर बोले, आओ रजनीगंधा। चंद्रकांत ने इनका नाम रजनीगंधा रख दिया था। अपने घनिष्ठ मित्रों में ये महाशय इसी नाम से पुकारे जाते थे। रजनीगंधा नाम इस कारण पड़ा कि ये महाशय रात में ही निकलते थे। संध्या को स्नान करके अच्छे वस्त्र पहनकर तथा इत्र सेंट से सुवासित होकर घूमने निकलते थे और 11-12 बजे घर वापस जाते थे। घर के रईस तथा धनाढ्य थे। रजनीगंधा महाशय बैठकर बोले, क्या हो रहा है? बस यहां तो वही नित्य के पापड़ बेलना। आप अपनी कहिए, आज कार नहीं लाए? ऐसे ही टहलता हुआ चला आया। कार लड़के बच्चों को सिनेमा ले गई है। ये कहो, और क्या खबर है?
खबर ये है कि कल लखनऊ चलते हो। लखनऊ? हाँ, काम तो है। तुम क्यों जा रहे हो? ऐसे ही घूमने फिरने। बहुत दिनों से कहीं गया नहीं, इस कारण तबीयत मचल रही है। तबीयत मचल रही है। मैं सब समझता हूं। चंद्रकांत ने मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए कहा। रजनीगंधा महाशय भी मुस्कुरा दिए और बोले, चलोगे? चलो, मुझे तो जाना ही है। रेल से चलोगे या कार से? कार ले चलेंगे, कल सवेरे चलो। दिन भर घूमे फिरें। तुम अपना काम कर लेना, रात को होटल में ठहर जाएंगे। वो तो तू ठहरेगा ही। रजनीगंधा जो ठहरा, रात को ही महकेगा। चंद्रकांत ने मुस्कुराते हुए रहस्यपूर्ण दृष्टि से कहा। हाँ तो बोलो, पक्का रहा? अभी बताता हूं। ये कहकर चंद्रकांत ने अपने सहकारी से कहा, जरा वो लिस्ट तो निकालना, देखें कौन कौन चीजें लानी हैं। सहकारी ने सूची निकाल कर दी। चंद्रकांत उसे ध्यानपूर्वक देखकर सहकारी से बोला, इतनी सब चीजें आवेंगी? हाँ, आना तो सभी चाहिए। देखो, कल दिन भर में काम हो जाएगा तो आ जाएंगे। तो परसों भी ठहर जाएंगे, शाम तक काम हो जाएगा, बस उसी समय चल देंगे। रजनीगंधा ने कहा। हाँ हाँ, अच्छा पक्का रहा। दूसरे दिन पंडित चंद्रकांत तथा रजनीगंधा कार द्वारा लखनऊ पहुंचे। दिन भर इधर उधर घूमने के पश्चात संध्या समय ये दोनों अपने परिचित होटल में पहुंच गए। होटल के मैनेजर ने मुस्कुराते हुए इनका स्वागत किया। रजनीगंधा ने पूछा, हमारा रूम खाली है? खाली है सरकार। आपका रूम तो मैं अधिकतर खाली ही रखता हूं कि न जाने कब सरकार तशरीफ ले आवे। बड़ी मेहरबानी है। होटल के गैराज में कार खड़ी करके दोनों अपने कमरे में पहुंचे। कमरा काफी बड़ा था। एक ओर दो पलंग बराबर एक दूसरे से सटे हुए बिछे थे। पलंग पर बिस्तर भी लगे हुए थे। दूसरी ओर एक सिंगार मेज लगी थी। एक ओर कपड़े टांगने की अलमारी थी। दीवार पर भी खूंटियां थीं। बीच में एक छोटी सी गोल मेज के चारों ओर चार कुर्सियां बिछी थीं। एक ओर गुसल खाने में जाने का द्वार था। दो बत्तियां तथा पंखा भी था। रजनीगंधा ने पंखा खोलते हुए कहा, अब गर्मी पड़ने लगी। दोनों ने कोट उतार कर टांग दिए और कुर्सियों पर बैठकर हवा खाने लगे। थोड़ी ही देर बाद एक बॉय आया और उसने पूछा, खाना कब खाइएगा? खाना? 9 बजे। अभी तो जरा नहाना है। बहुत अच्छा, कहकर बॉय जाने लगा। रजनीगंधा ने उसे रोककर कहा, जरा सुनना, वो अलहर रखू कहाँ है बुलवाऊं? हाँ। बॉय चला गया। चंद्रकांत मुस्कुराकर बोले, क्या मजाल जो चूक जाए। अबे कभी कभी तो भूल जाया कर। भूलने वाले की ऐसी तैसी। और मैं भूल जाऊं तो तुम कैसे हो? कर का माला छोड़कर मन का माला जपते हो बच्चा। बगुला हो। देखने में बड़े शांत और गंभीर, परंतु ध्यान मछली की ही ओर रहता है। इसी समय अलहरख्खू आ गया। उसने आते ही फर्शी सलाम किया। अलहरख्खू की वयस 50 के लगभग। गाल में पान की गिलौरी दबी हुई है। कहो मियाँ, अच्छे हो? हुजूर के इकबाल से सब बखैरियत। क्या हुक्म है? क्या बताना पड़ेगा? बस आपका इशारा ही काफी है। हमारी पसंद तो जानते ही हो। नई चीज लीजिए, इंशाअल्लाह देखकर फड़क जाइएगा। ये कहकर अलहरख्खू चला गया। अच्छा, मैं जरा नहा लूं। हाँ, मांग चोटी से लैस हो जाओ। बकुमत, कहकर रजनीगंधा गुसल खाने में चला गया। जिस समय रजनीगंधा गुसल खाने से निकलकर बाहर आया और सिंगार मेज के आईने के सामने बैठकर बाल संवार रहा था, उसी समय अलहरख्खू आ गया। उसके पीछे एक स्त्री थी। अलहरख्खू उससे बोला, चलिए आओ। स्त्री सकुचाती हुई आकर कुर्सी पर बैठ गई, परंतु ज्यों ही उसकी दृष्टि चंद्रकांत पर पड़ी, वो चौंक उठी। चंद्रकांत ने भी उसे ध्यानपूर्वक देखा। सहसा वो भी चौंके। ये स्त्री वही थी जो 1 मास पूर्व 25 रुपए की साड़ी पिन ले गई थी। स्त्री तुरंत उठ खड़ी हुई और अल्लाह से बोली, चलो। क्यों क्यों, बैठो, शरीफ आदमी है। चंद्रकांत बोल उठा, बैठो, कोई डरने की बात नहीं है। अल्लाह रखू, तुम जाओ। अल्लाह रखू चला गया। रजनीगंधा चुपचाप देख रहा था। चंद्रकांत ने पूछा, तुम कौन हो, सच बताओ। स्त्री रोने लगी। कुछ देर बाद जब वो शांत हुई तो बोली, आप विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास क्यों नहीं करेंगे? कहो। स्त्री ने अपना वृत्तांत सुनाया। वो एक भले घर की लड़की थी। पड़ोस के एक युवक के प्रेम में फंसकर उसके साथ भाग खड़ी हुई थी।
उसी वक्त ने कुछ दिनों बाद उसे उस व्यक्ति को सौंप दिया जिसके साथ अब वो रहती है और जो उस दिन उसके साथ चंद्रकांत की दुकान पर गया था। वो पुरुष उससे ये पेशा करवाता है। चंद्रकांत ने कहा, तुम उसका कहना क्यों मानती हो? वो जल्लाद है, उसकी बात न मानूं तो जान से मार दे। चंद्रकांत रजनीगंधा से परामर्श करके स्त्री से बोला, तुम हमारे साथ चलो तो हम किसी भले आदमी से तुम्हारा विवाह कर दें। मैं तैयार हूं, मेरा उद्धार कीजिए, आपका जन्म भर एहसान मानूंगी। चंद्रकांत उस स्त्री को अपने साथ ले आए और एक युवक के साथ उसका विवाह करवा दिया। कभी कभी भक्षक भी रक्षक हो जाता है। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी भक्षक रक्षक, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।